और परमाणु बॉम्ब एक ऐसा हथियार जो भूगोल को मिटाता है और इतिहास के पन्नों को जलाता है, और जिनके पास इसकी ताकत है उनकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, और जिनके पास नहीं है वो इसे पाने के लिए भी तैयार है, आग से खेलने को तैयार है। कोई इसे शांति का संतुलन बताता है तो कोई इसमें पर्यावरण को बचाने की उम्मीद ढूंढ रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो अब जमीन और पानी से ऊपर अंतरिक्ष में न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देख रहे हैं। ये परमाणु बॉम्ब अब जल, थल और नभ में एक डरावनी कहानी लिख रहा है। हर मुल्क पर इसका बुखार है और हर कोई बोल रहा है कि एटम हमारा अधिकार है। मानव सभ्यता के इतिहास में पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया गया और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इसके बाद वर्ल्ड लीडर्स ने इस विनाशकारी हथियार को विश्व शांति का लबादा ओढ़ाकर एक कोने में रख दिया। इतने वर्षों तक वो बम बिल्कुल शांत रहा, लेकिन उसके पहरेदार चीखते रहे। कमजोर देशों को एटम बम के नाम पर डराते रहे, हालांकि उनकी धमकियां जुबान तक ही सीमित रहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया में एक बार फिर परमाणु बम का शोर गूंज रहा है। इसकी गूंज जल, थल और नभ तीनों जगह सुनाई दे रही है। थल यानी जमीन, यहां हर देश को परमाणु ताकत चाहिए। नभ यानी आकाश, कुछ महाशक्तियां स्पेस में अपनी परमाणु ताकत को आजमाकर झंडा गाड़ना चाहती है। और जल यानी समंदर, इसका परमाणु बम से क्या कनेक्शन है यह भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर एंडी हैवरली ने परमाणु बॉम्ब पर एक चौंकाने वाली रिसर्च की है। उनका यह कहना है कि अगर समंदर के अंदर एक ताकतवर परमाणु बॉम्ब को फोड़ा जाए तो धरती के तापमान को घटाया जा सकता है, यानी पर्यावरण को फायदा हो सकता है। परमाणु बम के कोड की तरह यह थ्योरी भी अत्यंत जटिल है। दरअसल 1961 में सोवियत संघ ने अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया था। उस परीक्षण में 50 मेगाटन के एटम बम का इस्तेमाल हुआ था। हैवरली मानते हैं कि हमें उस बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बम का समंदर के अंदर विस्फोट करना चाहिए था, ताकि वहां मौजूद कार्बन सोखने वाली चट्टानों को तोड़ा जा सके। उनका दावा है कि इस धमाके से 30 साल के कार्बन उत्सर्जन को एक झटके में सोखा जा सकता है। यानी एक ही धमाके से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी जिसे खत्म करने में 30 साल का वक्त लग सकता है। हैवरली को प्रेरणा मिली ओपेनहाइमर फिल्म से, और फिल्म देखकर उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि अगर विनाशकारी ताकत को रचनात्मक दिशा दी जाए तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया की महाशक्तियां अपने परमाणु हथियारों का ऐसा इस्तेमाल शायद ही करें, क्योंकि उनके लिए यह हथियार भविष्य की सत्ता की चाबी है। इसलिए हर कोई परमाणु रेस में दौड़ रहा है। दुनिया के कई देश परमाणु क्लब में शामिल हो चुके हैं, और जो इस क्लब में नहीं है वो इसमें घुसने के लिए कोई भी खतरा उठाने को तैयार है। पहले उन देशों की लिस्ट देख लीजिए जो परमाणु ताकत से लैस है। अमेरिका 5044 परमाणु हथियार, रूस 5580 परमाणु हथियार, चीन
360 परमाणु हथियार, फ्रांस 290 परमाणु हथियार, यूनाइटेड किंगडम 225 परमाणु हथियार, भारत 180 परमाणु हथियार, पाकिस्तान 170 परमाणु हथियार, उत्तर कोरिया 50 परमाणु हथियार, इजराइल 90 परमाणु हथियार। जिन देशों के पास एटम बम है उनके दुश्मन भूलकर भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करते और इसी डर का कॉपीराइट अब हर मुल्क को चाहिए। वो हर हाल में इस बम को पाना चाहते हैं ताकि वो डर पैदा कर सकें जैसा नाटो के सामने रूस करता है, वो दबदबा दिखा सकें जैसा अमेरिका के सामने चीन दिखाता है, वो अपनी दिखावे की सुरक्षा के लिए बम का नाम ले सके जैसा भारत के सामने पाकिस्तान करता है, और वो चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए जैसा उत्तर कोरिया पूरी दुनिया से चाहता है। लेकिन इस ताकत को हजम करना इतना आसान नहीं है। हर किसी के पास भारत जैसी नीति, भारत जैसा संयम सबके पास नहीं होता है। जो देश इसे पाना चाहते हैं उनके लिए ये लालच का बटन बन चुका है। उनका ये लालच दुनिया को फिर से उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से आगे का रास्ता हिरोशिमा और नागासाकी की ओर जाता है। इस सच को जानते हुए भी कई देश लगातार भागते जा रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो इस रेस में जल और थल की सीमाओं को पार करके नभ तक पहुंच चुके हैं। यानी अब स्पेस में भी न्यूक्लियर बम की आहट सुनाई दे रही है। वैसे तो अमेरिका 1962 में ही स्पेस में न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, लेकिन रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो ताजा रिपोर्ट्स हैं वो काफी चिंताजनक हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है कि रूस स्पेस में अपने परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी कर रहा है ताकि अमेरिकी सैटेलाइट्स को निष्क्रिय किया जा सके। अमेरिका इसे आउटर स्पेस ट्रीटी का उल्लंघन बता रहा है क्योंकि उसे डर है कि अगर रूस अपने मिशन में कामयाब हो गया तो स्पेस में उसकी जो 7000 से ज्यादा सैटेलाइट हैं वो नष्ट हो जाएंगी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर स्पेस पे न्यूक्लियर वॉर छिड़ी तो संचार और नेविगेशन ठप पड़ जाएगा, जिसका सीधा असर बैंकिंग से लेकर मौसम की जानकारी और हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एटम बम की रेंज जल, थल और नभ तक पहुंच चुकी है। अब यह ना सिर्फ एक हथियार बल्कि ग्लोबल पावर का पासपोर्ट बन चुका है। अमेरिका का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह रहा है कि एटम बम का इस्तेमाल पर्यावरण को बचाने के लिए कर शायद ये सोच परमाणु बम के उपयोग को लेकर एक लक्ष्मण रेखा खींचे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या खुद को सुपर पावर कहने वाले देश उस लक्ष्मण रेखा को मानेंगे या सब कुछ हासिल करने की दौड़ में विनाश की रेखा को पार कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ऑपरेशन सिंदूर में भले ही पाकिस्तान बुरी तरह हमारे हाथों पे टहा, लेकिन शर्मिंदगी का असली तमाचा शी जिनपिंग के गाल पर पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए वो चीन के बनाए हुए थे। एक ही झटके में भारत ने चीन के उन हथियारों की ऐसी हालत कर दी कि चीन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अपने हथियारों की नाकामी छिपाने के लिए चीन ने भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा छेड़ दिया है। हालांकि ये चाल भी उससे ही उल्टी पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की ये तस्वीरें चीन के जहन में उतर नहीं रही हैं।
जिस जंग में पाकिस्तान लड़ रहा था, वहां असली हार जिनपिंग के सपनों की हो। जिनपिंग का गर्व JF-17 धराशायी हो। उनका अभिमान HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक झटके में राख हो गया और उनके भविष्य की उम्मीद PL-15 मिसाइल उड़ान भरते ही भारत ने जमीन पर गिरा दी। भारत के इन हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान को जीवन भर का दर्द दे दिया, बल्कि जिनपिंग के उस सपने पर भी बड़ी चोट की जिसको वो लंबे वक्त से पाले हुए थे। वो सपना था अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी धाक जमाना। दरअसल भारत के खिलाफ संघर्ष में पाकिस्तान ने चीन के हथियार आजमाए। ये पहला मौका था जब चीन के हथियारों की असली परीक्षा हो रही थी। चीन को लगा कि उसके हथियार युद्ध भूमि में खुद को साबित कर लेंगे और फिर चीन आसानी से अपने हथियारों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएगा। लेकिन भारत के हमलों ने चीन के हथियारों को नेस्त नाबूद कर दिया और इसके साथ ही हथियारों के बाजार में बिग प्लेयर के तौर पर एंट्री मारने का शी जिनपिंग का सपना भी चकनाचूर हो गया। लिहाजा अपने बिखरे हुए सपने को फिर से जोड़ने की कोशिश में अब जिनपिंग ने एक नई चाल चली है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना है जो सच्चाई से नहीं, साजिशों से होकर गुजरता है। इस रास्ते पर चलकर शी जिनपिंग पूरी दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर बनना चाहते हैं। अब वो भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को टेक ऑफ करने की कोशिश में हैं और इसके लिए उन्होंने भारत के राफेल को टारगेट किया है। लेकिन जिनपिंग की इस साजिश के बारे में फ्रांस को पता चल चुका है। वही फ्रांस जिससे हमने राफेल फाइटर जेट खरीदे। सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना अपने JF-17 फाइटर जेट को हीरो बनाने के लिए राफेल को बदनाम करने का मिशन चला रही है। इस काम में पाकिस्तान भी उसका बखूबी साथ दे रहा है। दुनिया में राफेल के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए टिकटॉक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। फर्जी रक्षा विशेषज्ञों को बुलाकर झूठा विश्लेषण करवाया जा रहा है और इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत का राफेल गिराया था और राफेल ने हमला करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, हांगकांग से ऑपरेट होने वाले फीनिक्स टीवी को भी इसी काम पर लगाया गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर इसी फीनिक्स टीवी ने फ्रांस एयरफोर्स के प्रवक्ता कर्नल वर्नेट से राफेल पर सवाल पूछा कि क्या JF-17 ने राफेल को गिरा दिया, तो फ्रांस के जवाब ने उस पत्रकार की बोलती बंद कर दी। कर्नल वर्नेट ने कहा कि घटना और परिस्थितियां अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं और बहुत अधिक जानकारी की पुष्टि नहीं की जा सकती। इस कूटनीतिक पंच ने चीन का मुंह कुछ देर के लिए बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में खुराफात जारी रही। बहरहाल अब जरा हकीकत भी जान लीजिए। 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट्स ने मुरीद के और बहावलपुर में जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। 9 और 10 मई की रात को पाकिस्तान के एयरबेस पर टारगेटेड अटैक में भी राफेल शामिल रहा। इसी सच्चाई को दबाने के लिए चीन अपने प्रोपेगेंडा को टेक ऑफ करवाने के चक्कर में है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसका झूठ सही जगह लैंड नहीं हो पा रहा। दरअसल हथियारों का जो बाजार है उसमें अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश, दिग्गज देश पहले से ही जमे हुए हैं और चीन वहां घुसने को बेताब है। वह हथियार बनाता तो है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दर्द है उसके हथियार कभी किसी जंग में आजमाए नहीं गए। पहली बार भारत के खिलाफ उसके हथियारों का इस्तेमाल हुआ और सारे हथियार नाकाम साबित हुए। इसलिए अब चीन ने झूठ का सहारा लिया। एक कहावत है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन जिनपिंग उसे जूते पहनाकर दौड़ाने की कोशिश में लगे। उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि राफेल आज भी भारत के आसमान का सबसे भरोसेमंद योद्धा है, जिससे पार पाना ना तो चीन के बस की बात और ना ही पाकिस्तान की औकात है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में मेहमान बनकर कनाडा जाएंगे और इसे लेकर पाकिस्तान ने विलाप करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोग शहबाज सरकार से पूछ रहे हैं, जब दोनों देश एक साथ आजाद हुए तो भारत इतनी तरक्की कैसे कर गया कि आज दुनिया का कोई बड़ा फैसला बिना भारत की राय लिए नहीं लिया जा सकता, और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे रह गया है कि उसे कोई कर्ज तक देने को तैयार नहीं होता। इस रिपोर्ट में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और पाकिस्तान की अंदरूनी कुंठा देखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से सवाल पूछा गया कि उन्होंने G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण क्यों दिया। जवाब में कार्नी ने कहा कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों की बैठक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत के बिना अधूरी है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 15 से 17 जून के बीच G7 सम्मेलन होने जा रहा है। कनाडा इस साल G7 समूह का अध्यक्ष देश है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भेजा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। G7 के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री का यह वीडियो पिछले साल का है। लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा थी। भारत अभी औपचारिक रूप से G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस मंच पर भारत की धाक क्या है, ये G7 की एक तस्वीर ने दुनिया को दिखा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच के बीचों बीच थे। इस तस्वीर ने पाकिस्तान को कई दिन तक सोने नहीं दिया था। कई दिन तक पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान में G7 के मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव पर चर्चा होती रही, लेकिन इस बार तो G7 से पहले ही यह चर्चा शुरू हो गई है। सुना आपने, पाकिस्तान के आम लोग तक जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों की कोई भी बैठक भारत के बिना क्यों अधूरी है, और क्यों पाकिस्तान को किसी भी ग्लोबल मंच पर कोई रत्ती भर भी अहमियत नहीं देता। इसीलिए पाकिस्तान के आम लोग आज भारत को अकेले दम पर उड़ान भरने वाला शाहीन और विश्व गुरु बता रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देशों के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान बनकर जाएंगे। G7 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत के बढ़ते ग्लोबल महत्व पर बात होगी, नए संबंध बनेंगे, नई मेगा डील होने के रास्ते खुलेंगे। ये खबरें पाकिस्तान के सीने पर सांप की तरह लौट रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ये माने बैठे थे कि कनाडा के प्रधानमंत्री भारत को G7 का न्योता ही नहीं देंगे, लेकिन हो इसका एकदम उल्टा गया। पाकिस्तान का दिन में आंखें खोलकर देखा गया ख्वाब झन से टूट गया है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके G7 के लिए कनाडा आने का न्योता दिया। अब पाकिस्तान के ट्रोलर समझ नहीं पा रहे, करें तो क्या करें। G7 समिट में 7 देश अमेरिका, फ्रांस, जापान, इटली, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की भागीदारी है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन भारतवर्ष इस समिट में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान में इसी बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। पीएम मोदी को हर बार G7 समिट का न्योता मिलना बताता है कि दुनिया भर में भारत की धाक बढ़ रही है, और आज दुनिया का कोई बड़ा निर्णय बिना भारत से राय मशवरा लिए नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। यूं तो वहां के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो दल बल के साथ भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए अमेरिका पहुंचे थे, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। जिहादियों का साथ देने को लेकर इस दल को ऐसी लताड़ पड़ी कि उसके होश ठिकाने आ गए। बिलावल मुंह छिपाते फिर रहे हैं। आतंकवाद पर अमेरिका में पाकिस्तान की कैसी धुलाई हुई, इस रिपोर्ट में देखिए।
7 मई 2025। ऑपरेशन सिंदूर की वो शुरुआती रात जब भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की। उसके 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, जिनमें एक बहावलपुर का ये अड्डा भी था। जैश ए मोहम्मद के इस मरकज को भारत ने मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन के 1 महीने बाद जैश ए मोहम्मद फिर ट्रेंड कर रहा है। इस्लामाबाद से 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में यही आतंकी संगठन पाकिस्तान की इंटरनेशनल शर्मिंदगी की वजह बन गया। पाकिस्तान को कड़े शब्दों में यह संदेश दिया गया कि वो जिहादियों को खाद पानी देना बंद करे। दरअसल शहबाज सरकार ने बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजा है। इसे भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ दुनिया भर में माहौल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन ये दल अपने ही देश की किरकिरी करवा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने बिलावल समेत पूरे दल की क्लास लगाई। उनसे दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा। बिलावल से मुलाकात के बाद ब्रैड शेरमैन ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखे। उन्होंने लिखा, मैंने पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को आतंकवाद से लड़ने के महत्व पर जोर दिया, विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद से, जिसने 2002 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासी डैनियल पर्ल की हत्या की थी। पाकिस्तान इस ग्रुप को खत्म करने और आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास करे। यानी जिस आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हमेशा से पल्ला झाड़ता रहा है, उसी आतंकवाद के मुद्दे को लेकर अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान को ही आईना दिखा दिया। अमेरिकी सांसद के तेवर देखकर बिलावल भुट्टो की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई। जनवरी 2002 में अमेरिका के खोजी पत्रकार डैनियल पर्ल को पाकिस्तान के कराची में आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। वो अलकायदा और आतंकवाद के नेटवर्क पर काम कर रहे थे। पर्ल की यही खोजी कहानी उन्हें पाकिस्तान तक लेकर गई, जहां अपहरण के बाद उनकी हत्या कर दी गई। जैश ए मोहम्मद के कमांडर और मसूद अजहर के छोटे भाई अब्दुल रऊफ अजहर को पर्ल केस का मास्टरमाइंड माना गया। तब से वो आजाद घूम रहा था, लेकिन 7 मई को भारत ने उसकी मौत फिक्स कर दी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पर्ल के गुनहगार अब्दुल रऊफ अजहर को भी भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। आज की तारीख में पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर ताला लटका हुआ है। गूगल मैप में बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह कैंप का स्टेटस बंद दिखाया जा रहा है। यही वो कैंप है जिसे हिंदुस्तान ने धुआं कर दिया था। यही वो जैश ए मोहम्मद है जिसके खिलाफ अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन पाकिस्तान से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के साथ इस प्रतिनिधि मंडल में पाकिस्तान सरकार के मंत्री मुसादिक मलिक भी हैं, जिन्होंने वॉशिंगटन में कहा, भारत 80 फाइटर जेट के साथ आया था। हर जेट में 5 मिसाइलें थी। इनमें से कुछ तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। कुल 400 मिसाइलें। आप सोच सकते हैं कि हमारा क्या होता। अगर हमारे पास वायु रक्षा प्रणाली नहीं होती तो हम मलबे में दबे होते। इसके बाद मुसादिक मलिक ने अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत के पास बहुत एडवांस तकनीक है, हमें भी इस तरह की तकनीक दे दो, हम खरीद लेंगे। हथियारों को लेकर पाकिस्तान की बेचैनी साफ नजर आ रही है, लेकिन वो इन हथियारों को खुद की सुरक्षा से ज्यादा अपने आतंकियों की सुरक्षा के लिए चाहता है। हालांकि उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर पर परमानेंट ताला लगा दिया, उसी तरह जिंदा बचे आतंकियों का अकाउंट भी बहुत जल्द क्लोज कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क, इनका याराना पिछले 10 महीने से पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब इनकी दुश्मनी ग्लोबल हेडलाइन बन गई है। और ये दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोल दिया है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन किसका कितना बुरा कर सकता है। क्या ट्रंप और मस्क दोनों ही हदें पार करते हुए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे?
पिछले 48 घंटे से डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क का झगड़ा दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। जिन एलॉन मस्क को ट्रंप ने अपने परिवार का अहम सदस्य बताया था, अब ट्रंप ने उन्हें अपनी फैमिली पिक्चर की फोटो फ्रेम से बाहर कर दिया है। अब दोनों ने एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खा ली है। यह झगड़ा इसलिए भी सुर्खियां बटोर रहा है क्योंकि एक के पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है और दूसरा अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति, जिसके पास असीम ताकत है। अब दुनिया भर में यह विश्लेषण हो रहा है कि आखिर कौन किसका ज्यादा बुरा कर सकता है। शुरुआत करते हैं ट्रंप से। 2024 में मस्क ने 17 फेडरल एजेंसियों से 100 कॉन्ट्रैक्ट किए। मस्क की कंपनियों को अमेरिकी सरकार से $3 बिलियन मिले। अब ट्रंप सरकारी कॉन्ट्रैक्ट छीन सकते हैं। स्पेसएक्स, टेस्ला से एग्रीमेंट खत्म हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आरोप लगाया था कि मस्क ड्रग्स लेते हैं। मस्क को खुद अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई देनी पड़ी कि वो ड्रग्स नहीं लेते। अब ट्रंप एलॉन मस्क के खिलाफ जांच बिठा सकते हैं। ट्रंप मस्क के इमिग्रेशन स्टेटस की जांच करा सकते हैं। ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन ने कहा कि साउथ अफ्रीका में पैदा हुए मस्क अवैध प्रवासी है। ट्रंप मस्क के खिलाफ डिफेंस प्रोडक्शन बिल का इस्तेमाल कर स्पेसएक्स पर कब्जा कर सकते हैं। इस बिल से अमेरिकी राष्ट्रपति को निजी कंपनियों पर कंट्रोल का अधिकार मिलता है। मस्क के स्टारलिंक स्पेक्ट्रम की जांच हो सकती है। विदेशों में स्टारलिंक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा सकते हैं। इसके अलावा ट्रंप राष्ट्रपति की ताकत का इस्तेमाल करते हुए मस्क के पसंदीदा प्रोजेक्ट डॉज को खत्म कर सकते हैं। साथ ही श्वेत दक्षिणी अफ्रीकियों के समर्थन का मुद्दा बना सकते हैं। और ट्रंप कह रहे हैं कि वो अब एलॉन मस्क से बात करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। यानी ट्रंप और मस्क के रिश्ते सुधरेंगे, ऐसा अभी दूर दूर तक नहीं लग रहा। अब आते हैं मस्क पर। आखिर मस्क ट्रंप का कितना बुरा कर सकते हैं, इसे समझते हैं। मस्क अपने पैसों से ट्रंप के करीबियों को खरीद सकते हैं। ट्रंप को $100 मिलियन की किस्त रोक सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क के 22 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। मस्क सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ नैरेटिव चला सकते हैं। मस्क अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। ट्रंप के पोल में 80% लोगों ने कहा उन्हें नई पार्टी बनानी चाहिए। मस्क ने ट्रंप के प्रचार में $300 मिलियन खर्च किए थे। मस्क ने कहा है उनके बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। दुनिया भर के देशों में मस्क के बिजनेस फैले हुए हैं। कई वर्ल्ड लीडर्स से ट्रंप के काफी अच्छे रिश्ते हैं। मस्क ग्लोबल लीडर्स के सामने ट्रंप के खिलाफ माहौल बना सकते हैं। मस्क नासा के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। मस्क का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ही नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाता है। जेफरी एपस्टीन फाइल को लेकर मस्क ने ट्रंप को घेरा है। मस्क का दावा है फाइल में ट्रंप का नाम है, इसलिए सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि बाद में मस्क ने जेफरी एपस्टीन वाली अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने यह मुद्दा उछालकर ट्रंप पर बेहद निजी हमला किया। ऐसे दुनिया भर में यही सवाल किया जा रहा है कि क्या कभी ट्रंप और मस्क में सीज फायर होगा? क्या उनके रिश्ते सुधरेंगे? इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा और सटीक जवाब दिया है कि उनकी रुचि अब अमेरिका में है। वो मस्क से बात करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। वैसे ट्रंप और मस्क में झगड़े को लेकर और भी अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले ट्रंप ने वार किया, टैरिफ वॉर के तहत दुनिया पर टैरिफ लगाया। 90 दिन के लिए फैसले पर ब्रेक लगा दिया। जिनपिंग ने पलटवार करते हुए रेयर अर्थ मटेरियल्स एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इससे मस्क की कंपनियों पर असर पड़ा और उन्हें करोड़ों डॉलर का घाटा हुआ। और अब ट्रंप और मस्क का झगड़ा खुलकर दुनिया के सामने आ गया है और इस झगड़े का सीज फायर कब होगा कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नापाक साजिशों का लगातार पर्दाफाश हो रहा है और इस बीच पाकिस्तान पुलिस के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के बीच कनेक्शन सामने आया है। नासिर ढिल्लों का खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया, लेकिन बड़ा सवाल यही कि भारत में जासूसी का नेटवर्क फैलाने का असली मास्टरमाइंड कौन? जासूसी के जाल में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बारे में हर दिन नए नए राज पर्दाफाश हो रहे हैं। ये पॉडकास्ट वीडियो भी इसी बात का सबूत है कि ज्योति पाकिस्तान में जिन लोगों के साथ संपर्क में थी वो ISI से जुड़े हुए थे। ज्योति पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लों के भी संपर्क में थी।
ज्योति ने नासिर ढिल्लो के साथ पॉडकास्ट भी किया था और पाकिस्तान यात्रा के अनुभव शेयर किए थे। ज्योति के साथ वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम नासिर ढिल्लो है, जो पाकिस्तान पुलिस से रिटायर होने के बाद अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है। इस बीच नासिर ढिल्लो का खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया। नासिर ढिल्लो की ज्योति से मुलाकात पाकिस्तान में हुई थी। आईएसआई और पाक आर्मी के इशारे पर भारत के यूट्यूबर्स से दोस्ती करके वो उनसे भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल करता था। जांच एजेंसी को नासिर ढिल्लो के आईएसआई से जुड़े दानिश सोहेल के साथ कनेक्शन के भी सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक दानिश, नासिर ढिल्लो और मैडम एन यानी नौशाबा, तीनों ने ज्योति महलोत्रा और जसबीर सिंह को पाकिस्तान में आईएसआई अधिकारियों से मिलवाया था। पाकिस्तान से गिरफ्तार जसवीर सिंह से पूछताछ में खुलासा हुआ कि जसवीर को नासिर ढिल्लो ने ही आईएसआई अधिकारियों से लाहौर में मिलवाया था। नासिर ढिल्लो ज्योति महलोत्रा को भी जानता है। जसवीर और ज्योति महलोत्रा लाहौर में 10 दिन साथ रुके थे। नासिर ढिल्लो पाकिस्तान में आने वाले भारतीय यूट्यूबर्स को दानिश से मिलवाता था, फिर दानिश उन्हें जासूसी के टास्क सौंपता था। जसवीर को भी दानिश से नासिर ने ही पाकिस्तान में मिलवाया था। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान पुलिस के कई पूर्व पुलिसकर्मी जासूसी रैकेट का हिस्सा है, जो भारतीय यूट्यूबर्स को टारगेट करने में लगे हैं। जासूसी के आरोप झेल रही ज्योति महलोत्रा और अब तक गिरफ्तार दूसरे आरोपी तो महज एक मोहरा है। इनका असली मास्टरमाइंड तो कोई और है, जो पाकिस्तान में बैठे बैठे ही इनका इस्तेमाल कर रहा था। सूत्रों से यह जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने भारतीय दूतावास में तैनात आईएसआई अधिकारी दानिश सोहेल के साथ उमर शहरयार को जासूसी नेटवर्क तैयार करने की जिम्मेदारी दी थी। आईएसआई के कहने पर दानिश सीधे मैडम नौशाबा के संपर्क में रहता था। नौशाबा पर भारतीय यूट्यूबर्स को पाकिस्तान में फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी थी। वहीं दानिश के संपर्क में हिसार की रहने वाली ज्योति महलोत्रा और राजस्थान का शकूर खान भी थे, जो दानिश के ही कहने पर नौशाबा के संपर्क में आए थे। दानिश के जरिए ही आरोपी जसबीर सिंह, राजवीर और मोहम्मद हारून भी मैडम नौशाबा के संपर्क में आए। दानिश सोहेल, उमर शहरयार और नौशाबा, ये तीनों आईएसआई के वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के हर राज्य में जासूसी का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। दानिश और उमर शहरयार के इशारे पर पाकिस्तान जाने वाले भारतीय यूट्यूबर्स को नौशाबा तमाम तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाया करती थी। पाकिस्तान के इशारे पर भारत में जासूसी का जाल बिछाने वालों की साजिश जब धीरे धीरे डिकोड हो रही है, तो नए नए पर्दाफाश भी हो रहे हैं। दरअसल इसी कड़ी में पाकिस्तान की एक और मास्टरमाइंड, जो कि बेहद शातिराना तरीके से न सिर्फ यूट्यूबर्स को अपने जाल में फंसा रही थी, बल्कि उन्हें नए नए सब्जबाग भी दिखा रही थी। मैडम एन यानी नौशाबा पाकिस्तान के लाहौर में अपना टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस चलाती है। इस पाकिस्तानी महिला के इशारों पर चलकर भारतीय इन्फ्लुएंसर्स जासूसी के नेटवर्क का मोहरा बन गए। आईएसआई की मैडम एन यानी नौशाबा शहजाद जासूसों की आड़ में स्लीपर सेल तैयार करने की साजिश में जुटी थी। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के इशारे पर नौशाबा भारत में 500 जासूसों का नेटवर्क खड़ा करने में जुटी थी। जासूसी के आरोप में पकड़े गए भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को इसी महिला ने पाकिस्तान घुमाया था। पाकिस्तान घुमाने के बहाने नौशाबा यूट्यूबर ज्योति महलोत्रा जैसे यूट्यूबर्स को झांसे में लेती थी। नौशाबा 6 महीनों में करीब 3000 भारतीयों और विदेशों में रह रहे 1500 भारतीयों को पाकिस्तान में फैसिलिटेट कर चुकी है। नौशाबा यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पाक आर्मी और आईएसआई अधिकारियों से मिलवाती थी। नौशाबा भारत में रह रहे हिंदू और सिखों को खास तौर पर टारगेट करती थी। पाकिस्तान की मैडम एन यानी नौशाबा का पति पाकिस्तान सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड अधिकारी है। नौशाबा की दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास में अच्छी खासी पैठ थी। वो एक फोन पर जिसे चाहती पाकिस्तानी वीजा दिलवा देती। पाकिस्तानी दूतावास में बतौर वीजा ऑफिसर काम करने वाले आईएसआई अधिकारी दानिश से भी नौशाबा की सीधी बात होती थी। जासूसी के इल्जाम में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद नौशाबा के 2 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी हाथ लगी है, जिसके जरिए भारतीयों के साथ उनकी मनी ट्रांजैक्शन ट्रेल को खंगाला जा रहा है। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9
भारतवंश।